अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इको 401 के करंट पेपर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने तकरीबन 7-8 पेपर जो हैं उनको सॉल्व किए हैं। तो पेपर बड़े इजी से आ रहे हैं अगर आपका कंसेप्ट हो। तो स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट ख़ासा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप कंसेप्चुअल तैयारी करें तो आपका ये पेपर जो है ना बहुत ईजी से हो सकता है। जो पेपर अभी तक देखे हैं ना, जो करंट पेपर इसमें सॉल्व किए हैं से गुजरे हैं, तो पेपर बड़ा इजी आ रहा है बशर्ते कि आपका कंसेप्ट इस सब्जेक्ट का हो। ठीक है, तो अगर आपका कंसेप्ट होगा तो आपके लिए पेपर बहुत इजी होगा। और इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगा कि आपके ये जो क्वेश्चन है इनकी कंसेप्चुअल तैयारी कराऊँ। 7-8 पेपर हैं, इनके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट की हुई है। इन सब के क्वेश्चन भी आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज़ इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के हवाले से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हैंड आउट्स से तैयारी करें, शॉर्ट लेक्चर लें, हैंड आउट से तैयारी करें, कंसेप्चुअल तैयारी करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और अगर आप इसकी कंसेप्चुअल तैयारी करते हैं तो विद गारंटी के साथ आप इसमें से फुल मार्क्स ले सकते हैं। कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बस कंसेप्चुअल तैयारी करके जाना है। क्योंकि इसके जो कहते हैं कि रटा सिस्टम वो इस सब्जेक्ट का नहीं हो सकते, क्योंकि इसका कोर्स बहुत ज़्यादा है। तो कोर्स ज़्यादा होने की वजह से ना इसमें वो सिस्टम नहीं चल सकता, तो आपने इसके कंसेप्ट पे ही जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला पेपर है हमारे पास। ये 10 बजे का कोई पेपर था। जो पेपर है सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें पहला क्वेश्चन है, शो दैट द इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग पॉलिसीज़। इन पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है IAS कर्व के ऊपर, फ्रेमवर्क विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो एक्सपेंशरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशली फिजिकल पॉलिसी। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर आई थिंक 39 या 40 या 41 इनमें से कोई एक लेक्चर है। तो इसका क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप वहाँ से देख लीजिएगा कि थोड़े से डिटेल में ये क्वेश्चन है, तो वहाँ से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, एक्सप्लेन इंडोगोजिस ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ मॉडल का यही सारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। इसमें क्या है, एज्यूमिंग फॉर सिंप्लिसिटी टू नो टेक्निकल प्रोग्रेस और लेबर फोर्स ग्रोथ डिमिनिशिंग रिटर्न imply that at some point the amount of new capital produced is only just enough to make up the amount of existing capital due to depreciation। तो आपके पास अगर इसकी कंसेप्चुअल तैयारी करें ना, तो कंसेप्चुअल तैयारी में आपके पास एंडो GCS जो थ्योरी है ना, वो आपके पास अगर मैं 2 लाइन आपको बताऊँ तो दो एंडोकोसिस आपके पास जो थ्योरी है वो आपकी प्रोडक्शन की बात करती है, जो कि फैक्टर आपके पास फैक्ट्री में इन्वॉल्व नहीं होते। जो बाहर वाले अवामिल होते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, या किसी और वजह से प्रोग्रेस हो गई है, तो इसको आप एंडोकोसिस मॉडल कहते हैं। सॉरी, जो बाहर वाले अवामिल को छोड़ के जो अंदर वाले अवामिल होते हैं ना, उनके इंडोकोसिस कहते हैं। और जो बाहर वाले अवामिल होते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी हो गई या कुछ और ऐसी चीज़ें हो गई, तो उनको हम एक्सोगोनस ग्रोथ मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फ़र्क आपने याद रखने कि जो बाहर वाले अवामिल होते हैं उनके साथ जो थ्योरी होती है उसको एक्सोगोसिस, और जो बाहर वाले अवामिल को छोड़ के अंदर वाले अवामिल, फॉर एग्जांपल लेबर फोर्स या उसकी चीज़ की प्राइस, इनके ऊपर जो बात करती है वो आपके पास एंडोकोसिस थ्योरी होती है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर का था। आपने डिफाइन फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व क्या चीज़ होती है? फिलिप्स कर्व आपके पास गिव द आइडिया ऑफ किन्सियस फार्मूलेशन शेप एंड ड्राज। फिलिप्स कर्व स्टेटिंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो फिलिप्स कर्व क्या करती है? फिलिप्स कर्व आपके पास जो आइडिया था ना, किनियस का आइडिया था, उस उसको शो करती है। तो फिलिप्स का अगर आप मज़ीद डिटेल में जाएँ तो क्या चीज़ है आपके पास? इन्वर्स रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास किसके? इन्फ्लेशन के। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, जब आपके पास इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। तो ये कर इसी को डिफाइन करती है। सिंपली आपने ये याद रखना है कि ये आपके पास कीनियस फार्मूलेशन मॉडल की शेप है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के दरमियान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेपर में था 3 नंबर का, एक्सप्लेन प्योर इन्फ्लेशन।
तो प्योर इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है? प्योर इन्फ्लेशन इज स्पेशल केस ऑफ इन्फ्लेशन इन विच प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकानमी आर राइजिंग एट द सेम रेट। यानी कि हर चीज़ की कीमतें अगर एक ही रेट से बढ़ रही हैं तो आपके पास प्योर इन्फ्लेशन होगी। ये प्योर इन्फ्लेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड की चीज़ होती है आपके पास टोटल आर प्लान्ड आर डिज़ायर स्पेंडिंग। आपके पास जो टोटल आपने स्पेंड करनी है या जो आप चाहते हैं कि मैं इतनी रकम स्पेंड करूं किसी ख़ास पीरियड के दौरान, ठीक है, एक साल नॉर्मली लिया जाता है। तो ये आपके पास इसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। तो ये आप अगर आप यहाँ तक लिख देना तो 3 नंबर का ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक काफ़ी है। अदरवाइज थोड़ी डिटेल में अगर आप जाएँ तो एग्रीगेट डिमांड इज सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। तो ये सब का सम होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ होती है? The capital account generally provides the direct picture of net assets position of a country। कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ होती है? किसी भी कंट्री की डायरेक्ट पिक्चर होती है कि ये कंट्री की इस वक्त क्या हालत है, ठीक है। इफ़ द कैपिटल अकाउंट स्टेज इन सरप्लस आफ्टर अ ईयर दैट इंडिकेट दैट कंट्री इंक्रीजिंग इंडेप्टनेस। तो अगर साल के बाद अगर आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो सरप्लस में जाता है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी कंट्री फ़ायदे में जा रही है, ठीक है, पूरी दुनिया के मुकाबले में। उसके बाद जी MCQs लेसन नंबर 19, 21, 25, 26, 29, 33, 34 से थे। तो ये इसने लिखा है, ठीक है, शॉर्ट लेक्चर मस्त लें, हैंड आउट से भी प्रिपेयर करें। तो ये जिनका पेपर हुआ है उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर में क्या है कि अस्सलाम वालेकुम, इकनॉमिक्स 401, ये 12 फरवरी 2024 का पेपर है, 2:30 बजे का। ऑब्जेक्टिव के हवाले से ये बात करता है कि ऑब्जेक्टिव आपका सारा कंसेप्चुअल पेपर था, तो वही बात मैंने आपको शुरू में बताई है कि आपने इसकी कंसेप्चुअल तैयारी करनी है। शार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन इसने जो बताया है वो इसने बताया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के दरमियान फ़र्क लिखें। तो फ़र्क यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है? अनएम्प्लॉयमेंट इज द स्टेट इन विच अ पर्सन इज़ विदाउट वर्क, अवेलेबल टू वर्क एंड इज़ करंटली सीकिंग वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी कंडीशन होती है कि एक बंदा काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, वो काम ढूंढ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की चीज़ होती है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे एक बंदा रिपोर्टेड है। अंडर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज रिपोर्टेड एज एम्प्लॉयड बट एक्चुअली ओनली डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, कि ऐसी कंडीशन जिसमें एक बंदा जो है वो कंसिडर तो किया जा रहा है कि वो आपके पास एम्प्लॉयड है लेकिन वो एक्चुअली जस्ट एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, ठीक है। तो इतना इसकी डेफिनेशन काफ़ी है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट की है, वो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए ये 2 डेफिनेशन आप लिखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना इसका आंसर काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है और एनडीपी का फार्मूला। एनडीपी का फार्मूला आप बताना था। तो एनडीपी का आपके पास फार्मूला ये होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास इक्वल होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे कहता है लॉन्ग में आई एस कार को डिफाइन करना था, उसके बाद ग्राफ बनाना था एक और एक न्यूमेरिकल। तो उसके बाद मोनोपोलिक कंपटीशन भी, मोनोपोलिक कंपटीशन का भी यहाँ पे इसने क्वेश्चन लिखा है, मोनोपोलिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन। तो इसको देखें, मोनोपोलिक कंपटीशन जो है उसकी यहाँ पे आपके पास ये डेफिनेशन है कि मोनोपोलिक कंपटीशन का क्या मतलब है कि गेन, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। मोनोपोलिक कंपटीशन क्या चीज़ है? इज़ आल्सो करेक्टराइज बाई लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ एंड सेलर्स एंड एब्सेंस ऑफ एंट्री बैरियर। आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स है आपके पास बॉयज़ और सेलर्स के, और एंट्री बैरियर आपके पास नहीं है, ठीक है, कोई भी इंटर हो सकता है, कोई भी आपके पास निकल सकता है। इन दीज टू रिस्पेक्ट इट लाइक है परफेक्ट कंपटीशन। तो इन दोनों के दरमियान ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह मोनोपोलिक बन जाता है।
तो ये इसकी है परफेक्ट कंपटीशन की। डिटेल में जाएँ तो लिखने आपने फार्मर्स आर प्राइस टेकर बट नॉट इन एक्सट्रीम सेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, प्रोड्यूसर आर डिफरेंशिएटेड इन दिस रिस्पेक्ट एंड डिफरेंट फ्राम परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद जी आपके पास इसी में इन्होंने 2-3 क्वेश्चन इस लाइन में लिख दिए थे कि आपके पास मोनोपोलिस्ट कंपटीशन आपने बयान करना है, आईएसआर को डिफाइन करना है ग्राफ बना के और एक न्यूमेरिकल आजाद। तो सेकंड क्वेश्चन जो आईएस कर्व की आपके पास ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आईएस कर्व इज द मच सिंपलियर, वी स्टार्ट विद लोनेबल फंड्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो आईएस कर्व क्या चीज़ होती है? आईएस कर्व आई से आपके पास इन्वेस्टमेंट होता है, एस से आपके पास सेविंग होता है। तो ये दोनों के दरमियान रिलेशन बताती है। विद आई को हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, वर्टिकल लाइन से आई को शो कर दिया और हॉरिजेंटल लाइन से एस को शो कर दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नाउ कंसिडर व्हाट हैपन्स टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को क्या होगा? नंबर एक, अगर आपके पास देयर इज ए फॉल इन आई, सॉरी यहाँ पे वी नहीं आई है, तो इन्वेस्टमेंट को क्या होगा जब आपके पास फॉल इन आई, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो आपके पास स्पेंडिंग जो है वो भी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपके पास ऐसी इन्वेस्टमेंट कम होती है, इस पर सेविंग भी कम होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी यहाँ पे डिटेल है और इसकी यहाँ पे ये वाली पिक्चर है। तो अगर पिक्चर बनाने का कहे तो आप जस्ट ये पिक्चर बना देनी है, 2 लाइन बस ये वाली बनानी है, ठीक है। ये आपके पास आई है, ये आपके पास वाई है, तो ये आपके पास लाइन बन जाएगी। एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला, 2 पॉइंट बना दें बस, ठीक है। तो इतना इसके लिए काफ़ी है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेपर है। तो नेक्स्ट पेपर पे जाने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने ये पेपर भेजे हैं उनका भी थैंक्स, और एक स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, उनका स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने ये इतनी एफर्ट किया है सारे पेपर को इकट्ठे करके मुझे सेंड किए हैं और फिर मैंने आपको ये सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास इकोनॉमिक 401 का, ये सुबह 8 बजे का पेपर था। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें था कि डिफरेंशिएट बिटवीन विड्रॉल्स एंड इंजेक्शन। तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि विड्रॉल और इंजेक्शन आपके पास क्या चीज़ होती हैं। एंड इंजेक्शन इज टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज मनी विच इंटर द इकानमी। आपके पास जो सर्कुलर फ्लो हो रहा है ना, पैसा एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास जो जा रहा है ना, वो आपके पास सारा पैसा आपके पास सर्कुलेट हो रहा है। और इंजेक्शन क्या कहता है? इंजेक्शन उसमें पैसे को जो है वो मज़ीद इंटर कर देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास, आप इस जगह पे हैं, ठीक है, कोई कंपनी इस जगह पे है, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पे है, तो पैसा यहाँ से फ्लो होकर यहाँ से आपसे यहाँ तक जाता है, यहाँ से इधर, फिर यहाँ से फिर आपके पास आ जाता है। तो इसमें मज़ीद पैसा जो इंटर होता है ना, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट यहाँ पे मज़ीद पैसा इंटर कर देती है, तो इसको क्या कहेंगे? ये आपके पास इंजेक्शन है। और विड्रॉल क्या चीज़ होगी? विड्रॉल आपके पास इसी सर्कुलर फ्लो से कोई पैसा आउट हो रहा है, निकल गया है। फॉर एग्जांपल आपने बाहर मुल्क से कोई चीज़ खरीदी है, कोई इंपोर्ट की है, तो आपके पास पैसा निकल के बाहर के मुल्क चला गया, तो उसको हम कहते हैं ये आपके पास विड्रॉल हो गया। तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद ये आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेटजी बतानी थी, क्वेश्चन नंबर 2 ये था। तो मैक्सिमम स्ट्रेटजी क्या चीज़ होती है? अ स्ट्रेटजी दैट मैक्सिमाइज द मिनिमम पे ऑफ फॉर वन प्लेयर। तो ये आपके पास मैक्सिमम मिन स्ट्रेटजी होती है। द मैक्सिमम और सेफ्टी फर्स्ट स्ट्रेटजी भी इसको बोलते हैं, कैन बी फाउंड आइडेंटिफाइंग द लास्ट पॉसिबल आउटकम फॉर ईच स्ट्रेटजी। तो ये इसका जस्ट सिंपल सा आंसर है। उसके बाद जी हाउ कैन अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी हाई अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकॉनमिक्स। तो क्लासिकल इकॉनमिक्स के मुताबिक बताना था कि आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई कैसे हो सकती है। इसको फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट आपके पास हाई लेवल की पे कहाँ पे होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकॉनमिक्स एम्प्लॉयमेंट कैन बी हाई व्हेन वेजेस रेट इज बॉटम लेवल एंड नो इंटरफेयर ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो क्लासिकल इकॉनमिक्स के लोग क्या कहते थे कि आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगी, तमाम लोग काम पे कब लगेंगे, जब आपके पास उनकी तनख्वाहें बहुत कम होंगी और वो तमाम लोग फिर काम करेंगे। क्योंकि जब उनकी तनख्वाहें कम होगी तो फैक्ट्रीज़ को कम तनख्वाहों पे लोग मिल जाएंगे और ज़्यादा फैक्ट्री लगेंगी और इस तरह उनके तमाम लोग जो है वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। लेकिन कीनियंस का इसके बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ था, वो आपको मैंने एक और वीडियो में बताया हुआ है, सारे कंसेप्ट बताए हुए हैं।
तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये आपके पास एक्सोगोनियस ग्रोथ की 3 वीकनेस बतानी थी। तो ये एक्सोगोसिस की 3 यहाँ पे वीकनेस लिखी हुई हैं। इसमें सबसे पहले एक्सोगोसिस, पहले आपको मैं एक्सोजीनियस बोलते हैं। तो एक्सोजीनियस क्या चीज़ होती है कि आपके पास फैक्ट्री के अंदर वाले अवामिल को छोड़ के जो बाहर वाले अवामिल असरअंदाज होती हैं आपकी ग्रोथ के ऊपर, उनको एक्सोजीनियस ग्रोथ कहते हैं। और इसकी वीकनेस 3 क्या हैं? सबसे पहले इसकी वीकनेस है पुअर कंट्री माइट नॉट बी कैच अप ड्यू टू लो स्टार्टिंग रिसोर्सेज। तो उनके पास से रिसोर्सेज कम होते हैं तो इसको चूज़ नहीं कर सकते। सेकंड इसमें है कि सेविंग एंड मोर इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी लीड्स टू परमानेंट ग्रोथ। तो सेकंड इसकी ये। थर्ड आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट मे बी फर्म्स एंड गवर्नमेंट इंश्योर आउटगोइंग टेक्निकल प्रोग्रेस। तो ये इसकी तीसरी वीकनेस है। तो इन तीनों को आपने याद रखना है। उसके बाद लॉन्ग में क्या था? लॉन्ग क्वेश्चन टेबल था, जीएनपी और एनएनपी फाइंड करना था। तो जीएनपी तो यहाँ पे टेबल हमारे पास नहीं है, लेकिन आपके पास अगर जीएनपी मौजूद हो ना तो उसमें से एनएनपी को निकालने का ये फार्मूला होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट आपके पास इक्वल होती है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस उसमें से डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस कर दें तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाती है। उसके बाद जी आपके पास टेबल में मार्जिनल प्रोडक्ट वाली फाइंड करनी थी। उसके बाद कास्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के 3 पॉइंट राइट करने थे। आउटपुट में था कि नेशनल इनकम इज़ लोअर दैन पोटेंशियल इनकम, ये बताना था। उसके बाद गवर्नमेंट लॉसेस टैक्स रेवेन्यू बिकॉज ऑफ आउटपुट आपके पास जो कम हो रहे हैं। उसके बाद फार्म लूज रेवेन्यू एज दे कुड हैव एम्प्लॉयड मोर एंड मोर वर्कर्स एंड प्रोड्यूस मोर एंड मोर सेलर्स। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट पेपर में मौजूद हैं। उन पेपर्स को साथ साथ देख लेते हैं तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पेपर है आपके पास इकनॉमिक्स 401 का पेपर 6:30 बजे का है। तो इसमें एक पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लिटरी आई डोंट नो कि क्वेश्चन किधर से आए, और एमसीक्यूज़ भी शॉर्ट क्वेश्चन। तो घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, पेपर इजी होता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी से हो तो पेपर इजी होता है, तैयारी ना हो तो फिर वाकई पेपर मुश्किल होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, ये सबसे पहला क्वेश्चन था इनका। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कास्ट ऑफ बोरिंग द फर्म, कि आपके पास लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो लोग बैंक से पैसे लेंगे और उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो पे करना पड़ेगा उसके दरमियान रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। अच्छा, ये प्लाट की जाती है प्लाटेड आई शेप द कास्ट ऑफ बैरिंग import because of most investment of finance using borrowed resources. The relationship between interest rate on such borrowing and interest investment demand obviously negative। तो ये नेगेटिव होती है, तो ये सारा आपने लिख देना है। 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना आंसर इसका काफ़ी है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी। तो एक्सटर्नैलिटी का कंसेप्ट आपने लिखना है कि एक्सटर्नैलिटी क्या चीज़ होती है। तो एक्सटर्नैलिटी में देखें, यहाँ पे सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। एन एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ डायरेक्टली अफेक्ट बिजनेस आर कस्टमर नॉट इन्वॉल्व इन बाइंग और सेलिंग इन इट, कि वो लोग जो कि उस चीज़ को ना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ही ख़रीद रहे हैं, उन लोगों के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना उसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि किसी एरिया में एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने ना ही उसकी प्रोडक्शन में हिस्सा लेना है ना ही उसकी चीज़ को ख़रीदना है, लेकिन उनके ऊपर जो धुएँ का असर होगा या अगर वो फैक्ट्री को वेलफेयर के काम करती है तो उसका जो असर होगा वो उसमें कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी में चले जाते हैं। अच्छा, इसमें 2 किस्म की एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं, एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है कि उन लोगों को अगर फ़ायदा हासिल होगा ना उस फैक्ट्री की वजह से तो उसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। फॉर एग्जांपल वो अगर फैक्ट्री उनके लिए कोई अच्छा स्कूल बना दे, उनके लिए कोई सड़क बना दे तो वो उनके लिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगी। लेकिन नेगेटिव क्या होगी कि अगर वो फैक्ट्री वहाँ पे धुआं छोड़ेगी और उनका माहौल गंदा होगा तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में चला जाता है। खैर, ये आपने नहीं बताना, जस्ट कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी पूछा क्या है तो जस्ट उतना ही आंसर बताना है, क्योंकि आपने पेपर के टाइम को भी देखना है।
उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। तो इसके आपके पास प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स आपके पास होता है अ टैक्स दैट टेक्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम हाई इनकम ग्रुप्स देन फ्रॉम लो ग्रुप्स। ठीक है, कि ऐसा टैक्स जो ज़्यादा जिनकी इनकम है उनसे ज़्यादा लिया जाए और जिनकी इनकम कम है उनसे कम लिया जाए, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। सेकंड आपके पास है रीग्रेसिव टैक्स। तो रीग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है कि आपके पास चाहे बंदा अमीर है या गरीब है, उसके ऊपर से एक ही परसेंटेज से उससे टैक्स लिया जाएगा, इसको हम कहते हैं रीग्रेसिव टैक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को बताना था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आपने याद रखना है कि आपके पास डिस्क्रिमिनेशन की तीन टाइप्स हैं। तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री आपके पास वो डिग्री होती है जब आप के पास जो लेने वाला है आप उसको देख के उसके मुताबिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सेकंड डिग्री में क्या चीज़ होती है कि अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद रहा है तो आप उसके लिए प्राइस जो है वो कम कर देंगे। और थर्ड डिग्री क्या है? थर्ड डिग्री जो इन्होंने यहाँ पे पूछी हुई है, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन दिस टाइप सेलर चार्ज मर इन डिफरेंट मार्केट, कि डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्राइस होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि डिफरेंट प्राइसेस ऑफ सेम थिंग एट एयरपोर्ट एंड लोकल बाज़ार। तो लोकल बाज़ार में अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं ना खाने की, तो आपको सस्ती मिलती है, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो ये इसकी एक नॉर्मल एग्जांपल है, आप इसी को सेम एज टेब लिख सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, और पता नहीं याद नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। तो इंटरनेशनल हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, तो ये टॉपिक तो मुझे हैंड आउट से नहीं मिला, इसके रिलेटेड टॉपिक था इंटरनेशनल कैपिटल मोबिलिटी। पेज नंबर 205 पे ये लिखा हुआ है। तो अगर ये आपको टॉपिक मिल जाता है इंटरनेशनल हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, तो इसको देख लीजिएगा। अदरवाइज़ हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हो, इंटरनेशनल कैपिटल मोबिलिटी का पूछा गया तो वो आपके पास पेज नंबर 205 पे उसका आंसर आपको मिल जाना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक न्यूमेरिकल था जिसमें एग्रीगेट सप्लाई फाइंड करनी थी। तो एग्रीगेट सप्लाई के हवाले से मैंने आई थिंक दूसरी वीडियो में बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद टेबल मुझे आउटपुट गिवन थी, तो उन सब के अलावा सबको ऐड करके एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। आउटपुट इज़ जस्ट गिविंग कंफ्यूजिंग अस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, हाउ मोनोपोलिस से रिटेन इट मोनोपोली। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने माइंड में रखना है कि मोनोपोलिस अपनी मोनोपोलिटी को कैसे रिटेन कर सकता है। तो इसकी 3 रीज़न दें, तो तीनों रीज़न मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। फर्स्ट रीज़न लिखी है, दीज कैन बी नेचुरल रीज़न टू एक्टिवेट पॉलिसीज़। हो सकता है कि आपके पास नेचुरल जगह ही ऐसी हो जिसकी वजह से आपकी मनी पॉलिसी जो है वो रिटेन हो सकती है। सेकंड मैंने लिखी है, लार्ज इनिशियल फिक्स कास्ट, कि आपके पास कारोबार लगाने के लिए बहुत ज़्यादा शुरू में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, जिसकी वजह से आपकी मोनोपोली जो है वो बरकरार रह सकती है। थर्ड, आपके पास आपका जो ब्रांड है वो आपकी जो चीज़ प्रोड्यूस करें वो ब्रांड बन जाता है। ठीक है, तो ये 3 मैंने रीज़न लिखे हैं, अदरवाइज़ इसकी मज़ीद भी बहुत से रीज़न हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट 3 लिखनी थी तो आप जस्ट 3 ही लिखेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट पेपर है आपके पास इकोनॉमिक 401 का, 10 बजे का पेपर है ये। तो इस पेपर में क्या कहता है कि एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट हैंड आउट से थे, तो वही हैंड आउट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो आपके पास एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे हो जाने हैं। उसके बाद मेरिट गुड विद एग्जांपल, तो ये क्वेश्चन था। तो मेरिट गुड आपके पास कौन सी गुड्स होती हैं? मेरिट गुड्स इज़ अ गुड विच गवर्नमेंट लाइक टू पीपल कंज्यूम मोर एंड मोर। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट चाहेगी कि लोग एजुकेशन हासिल करें, तो ये मेरिट गुड होंगी। इसके अलावा एक और चीज़ होती है पब्लिक गुड, उनको भी मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता दूँ। पब्लिक गुड आपके पास ऐसी गुड्स होती हैं कि जो सारे लोगों ने इस्तेमाल करनी ही करनी है, चाहे वो चाहें या ना चाहें। फॉर एग्जांपल पानी है या सड़क है या एयर है, तो ये ऐसी चीज़ें पब्लिक गुड्स में चली जाती हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगस एम्प्लॉयमेंट, तो इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना था। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट आपके पास
कौन सी कंडीशन होती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज रिपोर्टेड एज एम्प्लॉयमेंट बट इट इज एक्चुअली डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब। कि एक बंदा वो एम्प्लॉयमेंट तस्वर किया जा रहा है लेकिन एक्चुअली वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जी नेक्स्ट आपके पास है डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपके पास ऐसी कंडीशन है वेयर अ पर्सन गेट्स अ सैलरी बट डज नॉट रियली हैव अ जॉब टू डू। कि ऐसी कंडीशन जिसमें एक बंदा तनख्वाह तो ले रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद ये अगेन थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ गई है। तो इसमें जस्ट इसने इसकी डेफिनेशन पता की, ये एग्जांपल नहीं पता की। तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ होती है? इन दिस टाइप सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर इन डिफरेंट मार्केट। वही एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी कि एयरपोर्ट के ऊपर या लोकल बाज़ार में मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ कीमतें होती हैं, तो ये इस तरह से आपने याद रखना है। उसके बाद व्हाट इज़ वैल्यू एडेड टैक्स एंड पोटेंशियल टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स आपके पास कौन सा टैक्स होता है? अ टैक्स ऑन एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड ड्यूरिंग ईच स्टेज इन प्रोडक्शन ऑफ अ गुड। इसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार बन रही है ना, तो कार बनने के सबसे पहले क्या चीज़ बनती है? सबसे पहले उसका आपके पास लोहा या स्टील बनती है, तो उसके ऊपर उस फैक्ट्री के ऊपर जो टैक्स लगेगा। सेकेंडली जहाँ पे वो पुर्जे बनाए जाते हैं जो कार में छोटे छोटे इस्तेमाल होते हैं, तो उन फैक्ट्री के ऊपर जो टैक्स लगेगा। थर्डली जो जहाँ पे जाके वो कार सारी असम्बल होनी है, उस फैक्ट्री के ऊपर जो टैक्स लगेगा। यानी कि हर फैक्ट्री के ऊपर जो कि इसकी वैल्यू को ऐड कर रही है, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। उस बाद ये पोटेंशियल टैक्स। पोटेंशियल क्या चीज़ होती है? इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम लेवल ऑफ टैक्स रेवेन्यू विच अ गिवन कंट्री कैन अचीव। तो ये आपके पास टैक्स पोटेंशियल होती है। उसके बाद जी एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी में डिफरेंस बताना था। तो एक्चुअल जीडीपी आपके पास क्या चीज़ होती है? द जीडीपी गैप और द आउटपुट गैप इज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। तो इनके दरमियान गैप बताना था। तो ये आपके पास ऐसा गैप होता है। इसको मज़ीद अगर फार्मूला अगर आप लिखना चाहें तो ये इसका फार्मूला ये होता है: द परसेंटेज जीडीपी गैप इज़ एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल जीडीपी। तो ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट दी हुई थी, उसमें बताना था फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, सेकंड और थर्ड कौन सी होती है। तो फर्स्ट डिग्री के लिए आपने याद रखना है कि फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन आपके पास होती है कि आप ख़रीदने वाले की इस्तात देख के उससे कीमत लगाएं, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री होती है अगर आपके पास वो ज़्यादा चीज़ें ले रहा है तो आप उसके लिए कीमत कम कर देंगे। थर्ड डिग्री क्या चीज़ होती है कि आप अपनी चीज़ अपनी मार्केट को देखते हुए ये बेचेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। जो भी आपके पास इस किस्म की एग्जांपल आए तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ऑल पेपर फ्रॉम हैंड आउट्स सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो इसमें डिफरेंशिएट यहाँ पे लिखा हुआ है। रियल जीडीपी आपके पास क्या चीज़ होती है? द टोटल मार्केट वैल्यू मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, कि आप एक कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी मेजर करें तो उसको हम क्या कहते हैं? रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी क्या चीज़ होती है? नॉमिनल जीडीपी द टोटल मार्केट वैल्यू मेजर्ड इन करंट प्राइसेस। तो अगर आपके पास जो करंट प्राइसेस चल रही हैं उसके ऊपर आप जीडीपी मेजर करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर फॉर एग्जांपल इसी साल के ऊपर पिछले साल या अगले साल की जीडीपी मेजर करें, या पिछले साल की कीमत के ऊपर ही एक परमानेंट कीमत उसमें आप महंगाई को माइनस कर दें, उसके ऊपर जो जीडीपी मेजर करें उसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन थी, फाइंड आउट वॉट मार्जिनल प्रोपेंसिटी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नहीं है, इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ देते हैं। उसके बाद हाउ मोनोपोली बेनिफिशियल फॉर ग्रोथ रेट। तो मोनोपोली आपके पास बेनिफिशियल कब होती है? तो मोनोपोली पॉलिसी आपके पास बेनिफिशियल होती है जहाँ पे आपके पास मार्जिनल रेट आपके पास मार्जिनल कास्ट की इक्वल हो जाता है और डिमांड आपके पास इक्वल होती है एवरेज रेट के। उसके बाद नेचुरल या मोनोपोलीज आपके पास बेनिफिशियल होती हैं
एफिशिएंसी या सोसाइटी के लिए। और उसके बाद सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उनसे हासिल किया जा सकता है मोनोपोली से। उसके बाद रिसर्च, वो जो आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हासिल होगा उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं मोनोपोलीज़ के। उसके बाद शार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 था, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपोर्शनल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स कौन सा टैक्स होता है जो उसकी टैक्स ऑन एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड ड्यूरिंग ईच स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ गुड, कि प्रोडक्शन के दौरान हर स्टेज के ऊपर जहाँ पे उसकी वैल्यू ऐड हो रही है वहाँ पे आप टैक्स ऐड करें, इसको क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। इस तरह प्रोपोर्शनल टैक्स आपके पास होता है विद प्रोपोर्शनल टैक्स ऑफ फ्लैट टैक्स ईच इंडिविजुअल और हाउस होल्ड पे फिक्स टैक्स, कि आप सब के लिए एक फिक्स टैक्स रखते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास प्रोपोर्शनल टैक्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 लीकेज एंड विदड्रॉल। तो ये आपके पास आ जाएंगी लीकेज विदड्रॉल। एक आपके पास इंपोर्ट है, सेकंड टैक्स है, थर्ड आपके पास सेविंग है। तो ये सारी आपके पास लीकेज आ जाएंगी। उसके बाद पॉइंट ऑफ ओलिगोपली। तो ओलिगोपली आपके पास क्या चीज़ होती है, सिमिलर टू मोनोपोली बट इन सेंस ऑफ देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ फार्म्स। तो ओलिगोपली के लिए आप याद रखने का आपके पास फार्म्स कितनी होती हैं, 2 से 20 तक होती हैं इन द मार्केट एंड सच एज बैरियर नो एंट्री एग्जिस्ट। कि तो मोनोपोली आपके पास क्या चीज़ थी, मोनोपोली आपके पास एक ही फार्म थी, ठीक है, एक ही फार्म थी, उसने जो करना है वही करना है। ओलिगोपली क्या चीज़ है, ओलिगोपली में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपके पास कितनी 2 से 20 तक फार्म होती हैं और नो एंट्री नो एग्जिट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, डिस्क्राइब सेज लॉ। तो सेज लॉ तो कुछ नहीं होता, ये आई थिंक मिस्टेक है, कुछ और क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये उसके बाद नेक्स्ट पेपर है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन विड्रॉल एंड इंजंक्शन। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैक्सिमम स्ट्रेटजी भी हम कर चुके हैं। हाउ कैन अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी हाई अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक्सोजीनियस ग्रोथ की 3 वीकनेस। तो ये भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद टेबल ऑफ जीएनपी एंड एनएनपी फाइंड करना था, तो वो भी मैंने आपको फार्मूला बता दिया, आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद टेबल मार्जिनल प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके बाद कास्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 3 पॉइंट लिखने थे। तो कास्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बाकी लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, ठीक है, जो एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद आपके पास टैक्स जो है वो कम वसूल होगा। इस तरह से आपके पास एक और है इसकी कि आपके पास टैक्स कम होगा और लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब सूरत हाल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पेपर देंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन विड्रॉल एंड इंजेक्शन मैक्सिमम स्ट्रेटजी हाउ कैन। तो ये सेम वही क्वेश्चन पेपर आ गया है। और उसके बाद नेक्स्ट पेपर है आपके पास, व्हाट शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर। तो ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो ये भी मैंने आपको बता दी है। लॉन्ग में 3 एडवांटेजेस थे इंटरनेशनल हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के। उस तरह एक न्यूमेरिकल था और टेबल था उसमें से, और हाउ मोनोपोली कैन रिटेन इट मोनोपोलिटी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। था ये पेपर रह गया था, इसको इसमें से देखते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर रह गया तो उसको अगेन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन एन एन पी इक्वल होता है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंस। तो ये वही क्वेश्चन है। उसके बाद टेबल मार्जिनल प्रोडक्टिव वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन था, इसका आंसर मुझे नहीं मिला, खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद कास्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 3 पॉइंट्स राइट करने थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या आपके पास कास्ट क्या होगी, सबसे पहला पॉइंट आपके पास बनेगा कि आपके पास जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सेकंड आपका पॉइंट बनेगा कि आपके पास जो होल टैक्स है, टैक्स आपके पास कम हो जाएगा क्योंकि आपके पास कम रेवेन्यू, उससे कम रेवेन्यू इकट्ठा होगा। सेकंड आपके पास पॉइंट बनेगा कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, तो वो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब सूरत हाल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट एंड नेशनल इनकम इज़ लोअर दैन पोटेंशियल इनकम। तो ये मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद गवर्नमेंट लॉसेस टैक्स रेवेन्यू बिकॉज ऑफ ए। तो गवर्नमेंट के टैक्सेस कम हो जाती हैं जब आपके पास आउटपुट कम हो जाती है। तो ये इसका आंसर है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास, फर्म लूजेज रेवेन्यू एज दे कुड हैव एम्प्लॉयड मोर एंड मोर वर्कर एंड प्रोड्यूस सेल मोर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। बाकी सारे पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, इनके आंसर भी प्रोवाइड कर दिए हैं। होप्स हो अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी अगर पेपर मुझे मिलते हैं तो उनका भी आंसर मैं प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, काइंडली लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।